जी हाँ, माँ बाप और दादा का बदला हुआ पूरा। एक बदला ऐसा लिया जो बिल्कुल ही अजीब है। कई साल पहले एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई। उसका एक मशहूर डायलॉग था जिसमें माँ बाप चाचा दादा का बदला लेने की बात कही गई थी। उस फिल्म का वही डायलॉग इस वक्त वाराणसी में हर एक की जुबान पर है। खुद पुलिस उस फिल्मी डायलॉग और वाराणसी में हुए एक ही परिवार के 5 कत्ल से जोड़ करके इस कनेक्शन को लेकर हैरान है। हैरानी यह है कि क्या 5 नवंबर को वाराणसी में हुए 5 कत्ल के तार 27 साल पहले हुए 4 कत्ल से जाकर जुड़ते हैं? और क्या 27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था, 27 साल बाद उसी बच्चे ने अब जवान होकर माँ का, बाप का, दादा का बदला ले लिया। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी खूनी शुरुआत जिस शख्स ने की, उसका खूनी अंत उसकी मौत के साथ हुआ। वाराणसी के करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनका परिवार एक खूनी वारदात का शिकार हुआ। इस वारदात ने सिर्फ भैदनी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोगों को हिलाकर रख दिया। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उनके 2 बेटे नवनेंद्र और शुभेंद्र और बेटी गौरांगी की किसी ने उनके घर में घुस करके गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को जब इस वारदात की खबर लगी तो उनके मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की शुरुआत की। पुलिस ने पाया कि सभी के सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई थी। जबकि इतनी बड़ी वारदात के बाद घर के मुखिया यानी राजेंद्र गुप्ता गायब थे। ऐसे में सभी को यह लगने लगा कि शायद इन 4 लोगों के कत्ल के पीछे राजेंद्र गुप्ता का ही हाथ है। लेकिन इस मामले में आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस ने इस बात की तस्दीक जरूरी की। अब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल फोन के लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। फोन का लोकेशन मिला जो रोहिनिया के मीरापुर रामपुर गांव का था। अब पुलिस सोच में थी कि जिसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया, वो शहर से एक दूर दराज गांव में आखिर क्या कर रहा है। इसके बाद पुलिस की एक टीम फौरन मीरापुर रामपुर गांव के लिए रवाना हुई। मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में पहुंची। यहां पुलिस को जो कुछ मिला वो और भी हैरान करने वाला था। इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उसके भी सिर और सीने में एक गोली लगी थी। लेकिन जो बात परिवार के बाकी लोगों से अलग थी वो राजेंद्र गुप्ता की लाश का बिल्कुल बिना कपड़ों के होना। राजेंद्र गुप्ता इस हाल में मिले लाश ने इस केस को मानो अचानक से पलट दिया, क्योंकि अब तक पुलिस ये मानकर चल रही थी कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी होगी। लेकिन वहां जिस तरह से उसके सिर और सीने में एक एक गोली मिली, उससे साफ था कि राजेंद्र गुप्ता ने कम से कम खुदकुशी तो नहीं की, क्योंकि ऐसा करने वाला आदमी अपने सिर और सीने में एक एक गोली कैसे दाग सकता है। इसके साथ अब यह भी कि जिस तरह से सभी को 2-2 गोलियां मारी गईं, वो राजेंद्र गुप्ता का नहीं बल्कि किसी और का काम हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वो कौन है। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस ने परिवार में जिंदा बची सबसे बुजुर्ग महिला शारदा देवी से पूछताछ शुरू की। शारदा राजेंद्र गुप्ता की मां है और इसी के साथ शारदा देवी ने इस कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई, उसने इस मामले को एक और मोड़ दे दिया। शारदा देवी ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता और राजेंद्र का भतीजा विशाल उर्फ विकी गुप्ता हो सकता है। असल में विकी पहले भी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार के कत्ल की बात कह चुका था और विकी की अपने ही ताऊ राजेंद्र गुप्ता से पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन सवाल यह है कि दुश्मनी कैसी? तो इसके लिए आपको 27 साल पीछे ले चलते हैं। साल था 1997। यही वो साल था जब गुप्ता परिवार में खून खराबे की शुरुआत हुई। असल में राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाराणसी के बड़े कारोबारी थे। उनका प्रॉपर्टी और शराब का काम था। लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता के रवैये को लेकर ना खुश थे। उन्होंने अपने कारोबार का ज्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के हवाले कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि गुस्से में आकर राजेंद्र ने इसी साल यानी 1997 में एक रोज अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी, जिसको सोते समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद राजेंद्र तो गिरफ्तार होकर जेल चला गया,
लेकिन इस वारदात से अपने बड़े बेटे राजेंद्र पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा और बढ़ गया। अब कृष्णा के 2 बेटों विक्की और जुगनू को काम सिखाना शुरू कर दिया। उधर जेल में बंद राजेंद्र अब भी अपने पिता के रवैये से गुस्से में था। 6 साल में गुजरने के बाद साल 2003 में उसे जैसे ही अपने भाई और भाभी के कत्ल की सजा में पैरोल मिली, बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। असल में वो अब भी अपने पिता से प्रॉपर्टी और कारोबार का हिस्सा मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक एक रोज शहर के रामचंद्र शुक्ला चौराहे के पास गुमनाम कातिलों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में शक की सुई पहले दिन बेटे राजेंद्र गुप्ता पर थी। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर अपने पिता और उनके सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करवाई। राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1995 में हुई, लेकिन अपनी पहली पत्नी को राजेंद्र ने शादी के 2 साल के बाद ही छोड़ दिया। इसके बाद साल 2003 में जब वो बाहर आया तो उसने नीतू से दूसरी शादी की, जिससे 3 बच्चे हुए, नमरेंद्र, सुबेंद्र और गौरांगी। इन बच्चों के सिर पर तो खैर माँ बाप का साया था, लेकिन राजेंद्र की वजह से कृष्णा के बच्चे कई साल अनाथ हो चुके थे। विक्की, जुगनू और उनकी बहन को वैसे तो राजेंद्र ने ही पाला था, लेकिन परवरिश के मामले में भी उसका परिवार अपने भतीजों के साथ सौतेला रहा। ऐसे में राजेंद्र के भतीजे गुस्से और बदले की आग में जलते रहे, और अब जब ये वारदात हुई तो शक की सुई राजेंद्र के बड़े भतीजे विक्की पर जाकर टिकी, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत मिले। वारदात के बाद से वो फरार भी है। राजेंद्र की बुजुर्ग मां शारदा देवी ने विक्की पर ही शक जताया। पुलिस की माने तो विक्की और उसका भाई जुगनू दोनों दिल्ली एनसीआर में ही काम करते थे। इस वारदात के बाद जुगनू तो वाराणसी पहुंचा, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस ने विक्की के बारे में जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि उसने अपने करीबियों से कई बार राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार को मार डालने की बात कही थी। पुलिस ने इस वारदात के बाद विक्की की बहनोई को नोएडा से हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ में इस बात पर मोहर लगी। बहनोई ने बताया कि विक्की ने उससे कहा था कि इस बार दिवाली में वो अपने ताऊ और उसके परिवार को मार डालेगा। पुलिस को छानबीन में विक्की के अपने बहनोई के संपर्क में होने के सबूत भी मिले, लेकिन जाहिर है जब तक विक्की की गिरफ्तारी नहीं होती, इस थ्योरी का कोई पुख्ता प्रमाण फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। इस बीच पुलिस को पता चला कि विक्की कुछ समय पहले तमिलनाडु में था। वहीं वेल्लोर में रह करके उसने बीटेक की पढ़ाई की। ऐसे में पुलिस की एक टीम वेल्लोर पहुंची, जहां उसने विक्की के 4 दोस्तों और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। अब तक छानबीन के बारे में उसके राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार के कत्ल से विक्की का कनेक्शन होने की कई सबूतें, कई दलीलें सामने आ चुकी थी, लेकिन खुद विक्की अब भी पुलिस के रडार से बाहर है। वैसे तफ्तीश अपनी जगह पर है, लेकिन केस के कुछ इत्तेफाक भी हैरान करते हैं। जिस तरह से राजेंद्र और उसके परिवार के सभी लोगों को गिन गिन कर 2-2 गोलियां मारी गई, वैसे आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या की थी, तब भी उसने ठीक वैसे ही 2 गोलियां मारी थी। गौर कीजिए, जब कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या हुई वो मंगलवार का दिन था। अब भी यह कत्ल मंगलवार को हुई, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा थी। बहरहाल पुलिस ने विक्की की तलाश के लिए वाराणसी, अहमदाबाद और अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है। देखना होगा कि इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कहानी की असल थ्योरी क्या आती है।